हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि यह एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर ऐसा चीज़ है जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स भी देता है और इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर को बहुत कुछ देता है। इसके टाइप्स की बात करें बच्चों तो तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा होता है कमर्शियल क्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। इसका मतलब यह जो प्रैक्टिस होगा यह स्मॉल लैंड पे प्रैक्टिस होगा, मतलब सबसे छोटा ज़मीन जो होता है वहाँ पे इसकी खेती होगी। यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स, पुराने औजार यूज किए जाएंगे, जैसे हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया। हो समझते हैं, जैसे कुदाल वगैरह हो गया, या फिर भूसा जो तीरते हैं हम लोग, खींचते हैं, वो वाला हो गया। डिपेंड्स अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये जो प्रिमिटिव है ये मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता है और नेचुरल फर्टिलिटी पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। इस तरह से ये डिपेंडेंट रहता है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस होता है। जनरली बच्चों प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो घर के लोग ही किया करते हैं। मतलब अगर किसान का परिवार काफ़ी छोटा है तो वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किया करेगा। आगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हाँ इसी के अंदर आता है, जिसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का और भी बहुत सारा नाम है। तो सबसे पहले हम ये जान लें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कोई पेड़ अगर ग्रो है तो वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। काटने के बाद उस जगह को अच्छे प्रकार से क्लियर कर लेते हैं और अगर कुछ पेड़ों की कटान में कुछ चीज़ें बच गई हैं तो उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख उत्पन्न होती है, जो ऐश उसे मिलते हैं, उसी राख का वो लोग फर्टिलिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस जगह पे खेती होती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसका कुछ नाम भी आया है, हम बता देते हैं आपको, किताब में है कि इसे झूमिंग भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसे झूमिंग कहते हैं। मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। अमेरिका में भी मिल्पा कहते हैं। कोनको इन वेनेजुएला, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं। सेंट्रल अफ्रीका में इसे मसोल कहते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसे राय कहते हैं। इंडिया में इसके अलग अलग नाम है। किसका नाम अलग अलग है बच्चों? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम अलग अलग है। इंडिया में इसका है बेवार और दहिया जो कि मध्य प्रदेश में है। पोदू और पेंदा जो आंध्र प्रदेश में है। पमादबी, कोवन, ब्रिंगा ओडिशा में। कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वैल्र और वेल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरवा झारखंड में। और झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो झूमिंग आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहा जाता है। आइए सेकेंड नंबर बच्चों, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन। ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन रहता है ना वहाँ पे ये फाउंड होता है। यह एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। कैसा फार्मिंग है बच्चों? लेबर इंटेंसिव, मतलब इसमें मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये लेबर इंटेंसिव है। अगला हाई डोजेज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का हाई डोज चाहिए। कहने का मतलब जितना ज़्यादा मात्रा में इसे आप केमिकल और फर्टिलाइजर देंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में ये और ग्रो करेगा। तो केमिकल और फर्टिलाइजर का हाई डोज चाहिए। फिर अगला है बच्चों कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स देखिए बच्चों, जहाँ भी शब्द अगर कॉमर्शियल आ गया है समझना है कि वो व्यापार के संबंधित बोला जा रहा है। यानी ये जो ग्रो कर रहा है ये इसको मार्केट में बेचने के लिए ग्रो कर रहा है। इसमें हाई डोज ऑफ HYV सीड चाहिए। HYV सीड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो इसका मेनली इस्तेमाल किया गया था राइस और व्हीट के लिए। कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था? पंजाब और हरियाणा में इस्तेमाल किया गया था। और याद करिए आप ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसका खूब इस्तेमाल किया गया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए भी इसका कॉमर्शियल क्रॉप होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने का मतलब टी हो गया, रबर हो गया, मतलब एक ही तरह के ढेर सारे पौधे लगा देना जो एक ही तरह के रहेगा। आगे देखते हैं, उसके बाद आपका है क्रॉपिंग पैटर्न। क्या है बच्चों? क्रॉपिंग पैटर्न में 3 होते हैं, एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, एक होता है जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो विंटर में लगाए जाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में। इसका हार्वेस्टिंग कब होता है? समर में होता है। व्हीट, बार्ले, ग्राम, ऑयल सीड्स इसके रबी क्रॉप्स में आते हैं।
बारी बारी से हम सब क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, रिलैक्स होकर आराम से पढ़िएगा। खरीफ क्रॉप ग्रोन विथ ऑनसेट ऑफ मानसून, हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में यह हार्वेस्ट होता है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, तुर मतलब अरहर, राहर दाल जो बोलते हैं हम लोग, तो ये सब खरीफ क्रॉप में आते हैं। जायद क्रॉप्स जो रबी और खरीफ क्रॉप के बीचों बीच होते हैं वैसे जायद क्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे कोकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, फॉडर क्रॉप्स हो गया, तो ये सब जायद क्रॉप्स में आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। ये मेजर क्रॉप्स, ये जो स्लाइड है बच्चों, ये आपको कम से कम 5 मार्क्स एग्जाम में जरूर दिलाकर रहेगा। आप इस स्लाइड को एक बार अच्छे से देखें, मैंने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है और जो लोग हमसे पढ़े हैं उनके घर पे तो मैंने ये चिपकवा दिया है अच्छे से। हाँ, कहीं कहीं स्टेट्स का नाम मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था इसलिए। आइए शुरू करते हैं। तो आपको जब लिखना है एग्जाम में बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है या फिर आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। जनरली 3 मार्क्स में पूछ सकता है। आगे देखते हैं। राइस, राइस एक खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर है। रीजन पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। और जिनको ये लग रहा है ना कि ये देख कर तो हम यूं ही याद कर लेंगे ना, तो कर लेना ना याद घर से अच्छे से। आपके पास तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, चुपचाप यहाँ पे देखिए आराम से। व्हीट रबी क्रॉप्स 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक, ये 50 सेंटीमीटर रेनफॉल से लेकर 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। यूपी, एमपी और बिहार, यूपी, एमपी और बिहार, इन क्षेत्रों में खूब होता है। मिलेट्स की अगर बात करें, मैं मिलेट्स को शॉर्ट में भी लिख करके जा सकता था बच्चों, लेकिन आप लोगों को ज्वार, बाजरा और रागी तीनों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। मिलेट्स 3 तरह के होते हैं बच्चों, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार जो है वो जायद फसल है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल 40 सेंटीमीटर। महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, सॉरी। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, टीएन मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर देखते हैं बाजरा के बारे में। मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। बाजरा, बाजरा एक खरीफ क्रॉप है। 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 सेंटीमीटर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी ये खरीफ क्रॉप है बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस 40 सेंटीमीटर, कर्नाटका, तमिलनाडु में। रैंक 1 इंडिया है तीनों में। सर अगर हमसे ज्वार, बाजरा, रागी नहीं पूछा, खाली पूछा मिलेट, तो हम क्या करेंगे? तो चुपचाप ऐसे लिखना, देखो क्या लिखना, ध्यान से। मिलेट्स में लिख देना, या तो इसको लिख देना रबी या फिर लिख देना, सॉरी रबी नहीं, या तो लिख देना जायद या फिर लिखना खरीफ। जायद और स्लैश दे के लिख देना बच्चों आप खरीफ। टेम्परेचर लिख देना 25 डिग्री सेल्सियस है ना यहाँ पे, तो आप इसका कॉमन निकाल लो ना, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस कर दो ताकि सब में कॉमन चला जाए। रेनफॉल 40 सेंटीमीटर वहां पे कर देना। और जो इसमें से कॉमन लग रहा है, आप कॉमन वालों को यहाँ पे उठा रहे हैं। तमिलनाडु कॉमन लग रहा है, तमिलनाडु हम उठा लिए। महाराष्ट्र को उठा लेना है, या फिर रैंक 1 वालों को उठा सकते हैं आप। राजस्थान को उठा लेना है आपको, और क्या बोलते हैं उसमें से कर्नाटका, कर्नाटका को उठा लीजिए, ईटीसी कर देना, हो गया कहानी खत्म। उसके बाद रैंक 1 कौन है? रैंक 1 है आपका इंडिया, रैंक 1 है। कौन सा है? इंडिया रैंक 1 है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा, फिर है आपका मेज। मेज भी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये होता है खरीफ क्रॉप होता है। 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी। रैंक इंडिया का इसमें 7 है। रैंक क्या है? 7 है। आइए पल्सेज की बात अगर हम करते हैं तो पल्स दाल जो है बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें आप खरीफ और रबी क्रॉप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 25 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल है इसका। राजस्थान हो गया, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। इंडिया रैंक 1, इंडिया रैंक 1। सर यहाँ पे आपने खरीफ और रबी दोनों लिखा है, तो देखिए कुछ दाल जो है वो खरीफ क्रॉप है हमारा, और कुछ दाल जो है वो हमारा क्या है? रबी क्रॉप है। खरीफ कौन कौन है? अरहर का दाल, जिसे तुर भी कहते हैं, राहर दाल जिसे कहते हैं हम, उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ये सब हो गए खरीफ क्रॉप। रबी पल्सेज में कौन आ जाएंगे? चना दाल आ जाएगा, मसूर दाल आ जाएगा, लाइथेरस, लाइथेरस मतलब खेसारी का दाल आ जाएगा, ध्यान देना है। अब फूड क्रॉप्स अदर देन क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स होते हैं लेकिन मेजर क्रॉप्स से अलग होते हैं। शुगर केन जिसे आप गन्ना कहते हैं, ये खरीफ क्रॉप होता है बच्चों। 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका हो गया। रैंक 1 ब्राजील, रैंक 2 इंडिया। रैंक 1 ब्राजील, रैंक 2 इंडिया हो गया। आइए
ऑयल सीड्स देखते हैं, ये खरीफ और रबी दोनों है। क्यों बच्चों? क्योंकि ऑयल सीड्स में सोयाबीन आता है, लिनसीड आता है, मस्टर्ड आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। मैंने कॉमन करके यहाँ पर लिख दिया है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये भी मैंने कॉमन निकाल के लिखा है। रेनफॉल भी मैंने कॉमन किया है, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों में पाया जाता है। अच्छा, अब देख लेते हैं, अगर हम बात करें कि टी यानी टी और कॉफ़ी की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो टी एनुअल क्रॉप है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, टी और कॉफ़ी दोनों आपका एनुअल क्रॉप है। टी और कॉफ़ी दोनों एनुअल कहने का मतलब इट इज़ नाइदर रबी नॉर खरीफ, ना ही तो ये रबी क्रॉप है और ना ही ये खरीफ क्रॉप है। 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाय को चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, रैंक 1 चाइना, रैंक 2 इंडिया। आगे कॉफ़ी में देखते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कॉफ़ी में इंडिया का रैंक 7 है। कॉफ़ी में इंडिया का रैंक क्या है? 7 है। इसका कल्टीवेशन जो है वो बाबा बुदान के हिल्स से हुआ था, बाबा बुदान हिल्स से हुआ था इसका कल्टीवेशन। इसके दो मेन कॉफ़ीज़ हैं, अरेबिका और रोबुस्टा। तो बच्चों ये जो स्लाइड है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये स्लाइड से आपको 1 नंबर का सवाल कैसे पूछेंगे सर? तो सुनो ध्यान से, ऐसे लिख देगा सवाल, इट इज अ खरीफ क्रॉप, it needs 25 डिग्री सेल्सियस, it requires rainfall above 100 सेंटीमीटर, नेम द क्रॉप। तो आपको राइस टिक करना है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, इससे पूछ दिया, मान लीजिए हाँ इसमें से, इट इज अ खरीफ क्रॉप, इट रिक्वायर्स 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और फिर पूछ दिया इट इज अ फूड क्रॉप्स अदर देन मेजर क्रॉप्स। ये फूड क्रॉप्स तो है लेकिन मेजर क्रॉप्स से अलग है, नेम द क्रॉप। तो आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा शुगर केन को। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज अगर आप इसको घर पे एक पेज पर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसको डेली देखना पड़ेगा तब आपको याद रहेगा। इसमें से राइस इंपॉर्टेंट है, व्हीट इंपॉर्टेंट है, पल्सेज इंपॉर्टेंट है, टी और कॉफी इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें मैं कॉटन के बारे में बताऊंगा, सिल्क के बारे में बताऊंगा, रबर के बारे में बताऊंगा, हेम्प के बारे में बताऊंगा। तो धीरे धीरे सारा इंपॉर्टेंट है। बस अब इसके बाद एक और स्लाइड आएगा, उसके बाद एक और स्लाइड, मतलब अब इसके बाद 2 स्लाइड बची हुई है और दोनों स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप आराम से देखिए, इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश मेनली नंबर 1 पे है और इंडिया का रैंक इसमें 2 है। इसमें नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश है। इंडिया का रैंक क्या है? 2 है। और इंडिया लगभग 13% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन करता है। जो भी फ्रूट्स वैसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं वो आप बुक में लिखा हुआ है, बुक निकाल लीजिए। वैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो बहुत ही डिमांड में रहते हैं, हम आपको बोल करके बता देते हैं, आप देखिएगा। महाराष्ट्र का मैंगो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल का, ये सबका कहाँ का फेमस है? मैंगो फेमस है। नागपुर का ऑरेंज और चेरापूंजी का भी ऑरेंज। बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार का लीची बहुत फेमस है बच्चों। पाइन एप्पल्स मेघालय का। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ऑफ वर्ल्ड ओवर। ये सब बहुत ही डिमांड में रहते हैं। आइए अब देखते हैं हम नॉन फूड क्रॉप के बारे में। पहला है आपका रबर। क्या है बच्चों? रबर। हाँ, इसको मैंने अलग लिखा है, उसको ऊपर लिखा क्योंकि ये नॉन फूड क्रॉप में आता है। इसको फाइबर क्रॉप भी कहते हैं। नॉन फूड रबर में देखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है बच्चों, आप लोग इसको लाइन बाय लाइन बना करके लिखिएगा एग्जाम में। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये होता है। फाइबर क्रॉप देखिएगा, इसमें एक है कॉटन। क्या है बच्चों? कॉटन है, जो खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। और इट रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। इसको मैच्योर होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कॉटन के बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसका रैंक अगर देखा जाए 1 किसका है, तो इंडिया का रैंक 1 है, ठीक है ना। आप इसको याद रखिए, इसमें रैंक 1 गुजरात का है, रैंक 2 महाराष्ट्र का है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, क्योंकि अगर आपसे कॉटन पूछता है तो आपको कम से कम 5-6 लाइन आना चाहिए। ऐसे ये 3 नंबर में पूछेगा। जूट देखिएगा, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। गोल्डन फाइबर कहते हैं। खरीफ क्रॉप है, 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 160 से 200 सेंटीमीटर। वेस्ट बंगाल नंबर 1, नंबर 2 असम, नंबर 3 बिहार।
इसका यूज़ क्या चीज़ में है? गनी बैग्स बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, धागा बनाने में। सिल्क देखिएगा, सिल्क जो है इसका 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर चाहिए। कर्नाटका, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये रैंक वाइज आपके लिखे हुए हैं। इट इज ए नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म, ये नेचुरल फाइबर है जो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है। इंडिया की रैंक इंडिया की रैंक 2 है और इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 1 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। रैंक 1 आपका कौन है? इंडिया है। क्या है आपका? इंडिया है। और यहाँ रैंक 2 क्या है? इंडिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका अगला स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे भूदान, ग्रामदान और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन थे? ये महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे और महात्मा गांधी के विचारों को ये अच्छे प्रकार से फैला रहे थे। तो इन्हीं के बीच में जब ये भाषण चल रहा था, विनोबा भावे को कुछ गांव वाले बोल रहे थे कि हमें बहुत तकलीफ है, आप मेरी बात को महात्मा गांधी तक पहुंचाइएगा। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी तो अब डेथ कर चुके हैं, अब आपकी बातों को हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। इनकी दिक्कतें ज़मीन को लेकर के थी। उसी सभा में श्री रामचंद्र रेड्डी भी बैठे हुए थे। श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे ये उठ खड़े होते हैं और ये कहते हैं क्या कि जितने भी 80 लैंडलेस विलेजर्स हैं ना, 80 जिनके पास गांव वाले ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको मैं 80 एकड़ ज़मीन देता हूं। इसी एक्ट को भूदान कहा गया था। और इसी बहस में या इसी मीटिंग में कुछ जमींदार ओनर्स भी बैठे हुए थे और किसी गांव के मालिक भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ गांव के नेताओं को कुछ ग्राम दान में दे देता हूं। तो उसे कहा गया ग्राम दान। क्या कहा गया बच्चों? ग्राम दान उसे कहा गया था। ये जो दो को जो एक्ट था यह ब्लडलेस रिवोल्यूशन था, मतलब एक ऐसा क्रांति हुआ जिसमें कोई खून मार काट कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली तरीके से सब कुछ हुआ था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज आर वेरी एंशिएंट, मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड। हाँ, हमारा जो खेती करने का जो तरीका है वो बहुत ही पुराना है, हमें मॉडर्नाइजेशन बहुत ही ज़रूरी चाहिए। आज हमारे जो फार्मर्स हैं अभी भी मॉनसून पे ही डिपेंडेंट हैं। कहीं कहीं खेतों में देखते हैं कि बारिश होगी तो अच्छी होगी, अगर शीत गिरेगी तो मसूर काफ़ी अच्छा होगा। अभी भी हम लोग के फार्मर्स जो हैं पुराने ज़मानों के अनुसार चल रहे हैं और उसी पे डिपेंडेंट है। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, संस्थानों का क्या सुधार है वो देखते हैं। कलेक्टिवाइजेशन, जमीन को एक जगह कर लेना। कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, अगर ढेर सारा अगर जमीन है उसको एक ही जगह पे करके उस पर खेती करना, जिसे चकबंदी भी कहते हैं। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा को यहाँ पे हटाया गया। कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह हटाया गया था, लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह लाया गया था, जिसके तहत बहुत सारी जमीनें लोगों को मिलना शुरू हो गई थी। कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी होते, देखते हैं क्या क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के अनुसार क्या सुधार हुआ था। देखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन के द्वारा, व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको याद होगा नॉर्मन बोरलैग के द्वारा, व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध की क्रांति हुई थी। कुछ और भी बेनिफिट्स हम किसानों को मिला था, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस का मिलना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको PAIS भी कहते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। कुछ स्पेशल वेदर बुलेटिन्स दिया गया फार्मर्स को कि हाँ आज बारिश होने वाली है, कृपया आज खेतों में न जाए, बिजली कड़कने वाली है। हम सभी लोगों को मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि आज बहुत घना कोहरा रहने वाला है, 3 घंटे तक कोहरा रहेगा, 3 घंटे तक बारिश होगी। तो हमें बुलेटिन्स मिलते रहते हैं और इसी में हमें टेक्नोलॉजी को भी अच्छा कहना चाहिए कि हमें सब कुछ बताते रहता है। इस स्लाइड के बाद बच्चों एक छोटी सी और स्लाइड है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, हमारे किसानों के द्वारा क्या क्या दिक्कतें झेली जाती हैं। सब्सिडी अब डिक्रीज हो गया है, मतलब अगर पहले कोई फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर खरीदने जाते थे तो अब फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी काफ़ी कम हो गई है। लो सेल्स ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी महंगा हो चुका है, इसलिए इसके दाम काफ़ी कम हो चुके हैं, काफ़ी कम दाम में किसानों को अपने अनाज बेचने पड़ते हैं। फार्मर्स आज भी डिपेंडेंट हैं मॉनसून पे। किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं।
क्या क्या रास्ते हैं जिससे इस एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो पहला है जीन रिवोल्यूशन, मतलब हमें अलग अलग तरह का ब्रीडिंग करा करके हमें नए नए फसल उगाने पड़ेंगे, तब हम इसमें टिक पाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करिए क्रॉपिंग पैटर्न को, मतलब एक से एक आप क्रॉप लगाइए क्रॉपिंग पैटर्न के मेथड में। इंपोर्ट कम करिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करिए, मतलब ऐसा चीज़ आप एक्सपोर्ट करिए ना जिससे आपको खूब पैसा हो सके। हमारी सरकार को ये चाहिए कि हम ऐसे चीज़ों को एक्सपोर्ट करें जिसका डिमांड वर्ल्ड में ज़्यादा है और उससे मुझे पैसे ज़्यादा आ सके, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अवेयरनेस स्कीम चलाया जाना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब लोगों के नज़र में कि गवर्नमेंट अवेयरनेस चलाए कि देखिए आप इस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, क्रॉपिंग पैटर्न करिए, तो आप इस प्रॉब्लम से दूर निकल सकते हैं। सरकार के द्वारा क्या एफर्ट्स किया गया, क्या कोशिशें की गई थी सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीएआर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी खुल चुका है, आप खेती करने की भी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आया आपको? आप उसमें भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कैसे खेती होती है, कैसे क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उसकी भी अब पढ़ाई अलग से होती है, उसकी अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का आप डेवलपमेंट भी काफ़ी हो चुका है। एंड ये था आपका चैप्टर था आपका एग्रीकल्चर, जो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं बाबू, ये थोड़ा थोड़ा वीडियो इसका लंबा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।